मन को नियंत्रित करने की कला, यह कहानी आलोक की है। एक युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति जो दिखने में तो सफल था, पर भीतर से अशांत और बिखरा हुआ महसूस करता था। उसका जीवन एक ढीली लगाम वाले घोड़े की तरह था, जो जिधर मन करता उधर दौड़ पड़ता था। आलोक का दिमाग हमेशा विचारों के अनियंत्रित प्रवाह से भरा रहता था। चिंताएं, पछतावे, योजनाएं, भय, इच्छाएं सब एक साथ मिलकर एक शोरगुल भरा कोलाहल पैदा करते रहते थे। इस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। सुबह उठते ही उसके दिमाग में दिन भर की अनगिनत कामों की सूची कौंध जाती, जो उसे तुरंत तनावग्रस्त कर देती। ऑफिस में जहां उसे अपनी पूरी क्षमता से काम करना चाहिए था, उसका मन कभी अतीत की गलतियों में उलझा रहता तो कभी भविष्य की अनिश्चितताओं में भटकता रहता। वह किसी एक काम पर ठीक से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता था, जिससे उसकी कार्यक्षमता बुरी तरह प्रभावित हो रही थी। घर पर वह अपने परिवार के साथ भी पूरी तरह से उपस्थित नहीं रह पाता था। शरीर से वह वहां होता, पर उसका मन कहीं और होता। उसकी पत्नी और बच्चे उसकी लगातार अनुपस्थिति को महसूस करने लगे थे, जिससे उनके रिश्तों में भी दरार आ रही थी। रात को सोने की कोशिश करता तो भी विचारों की यह अंतहीन दौड़ उसे जगाए रखती। अनिद्रा उसकी नित्य साथी बन चुकी थी। आलोक अपनी इस मानसिक अशांति से बेहद परेशान था। उसे लगता था कि वह एक अदृश्य बंधन में जकड़ा हुआ है, और वह बंधन उसके अपने ही मन ने बनाया है। उसने कई किताबें पढ़ी, इंटरनेट पर समाधान खोजे, दोस्तों से सलाह ली, पर कोई स्थायी शांति उसे नहीं मिल पा रही थी। उसकी निराशा बढ़ती जा रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि वह एक भंवर में फंस गया है, जिससे निकलना असंभव है। एक दिन जब आलोक अपनी इस मानसिक उथल-पुथल से चरम पर था, उसके एक पुराने मित्र ने उसे एक शांत आश्रम के बारे में बताया, जो शहर से काफी दूर एक पहाड़ी पर स्थित था। मित्र ने बताया कि वहां आचार्य विमल नंद नामक एक ज्ञानी संत रहते हैं, जो मन की शांति और आत्मनियंत्रण की कला सिखाते हैं। आलोक को पहले तो संशय हुआ, पर उसकी बेताबी इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने एक बार कोशिश करने का मन बना लिया। वह अगले ही सप्ताह आचार्य विमल नंद के आश्रम पहुंच गया। आश्रम का वातावरण बेहद शांत और निर्मल था। चारों ओर हरियाली और फूलों की सुगंध फैली थी। वहां पहुंचते ही उसे एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। आचार्य विमल नंद एक वृद्ध, तेजस्वी व्यक्ति थे, जिनकी आंखों में गहरी शांति और करुणा झलक रही थी। आलोक ने अत्यंत विनम्रता से अपनी समस्या उनके सामने रखी। आचार्यवर, आलोक ने कहा, मेरा मन मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। यह मुझे जीने नहीं दे रहा। मैं इसे नियंत्रित करना चाहता हूं, पर यह तो मेरे काबू में ही नहीं आता। आचार्य विमल नंद ने मुस्कुराते हुए आलोक की बात सुनी। उनकी मुस्कान में एक असीम धैर्य और समझदारी थी। उन्होंने कहा, वत्स, तुम अकेले नहीं हो। इस संसार में अधिकतर लोग इसी समस्या से जूझ रहे हैं। मन एक शक्तिशाली साधन है, पर जब यह अनियंत्रित हो जाता है तो यह हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। इसे नियंत्रित करना कोई जादू नहीं, बल्कि एक कला है, एक अभ्यास है। आचार्य ने अपनी बात जारी रखी। मन एक जंगली घोड़े की तरह है। यदि तुम इसे बिना लगाम के दौड़ने दोगे तो यह तुम्हें कहीं भी ले जाएगा, हर खाई में गिराएगा। लेकिन यदि तुम इसकी लगाम अपने हाथों में ले लो, इसे सही दिशा में प्रशिक्षित करो, तो यही घोड़ा तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक सबसे तेज और सुरक्षित मार्ग से पहुंचा सकता है। आचार्य की बातों में आलोक को आशा की किरण दिखी। उसने आचार्य से आग्रह किया कि वे उसे इस कला को सिखाएं। आचार्य विमल नंद ने आलोक को कुछ समय आश्रम में रुकने और कुछ सरल अभ्यास करने की सलाह दी। आचार्य ने आलोक को पहला पाठ दिया, मन के विचारों को देखने का। तुम अपने विचारों को एक बाहरी दर्शक की तरह देखना शुरू करो, आचार्य ने समझाया। उन्हें रोकना नहीं है, उनसे लड़ना नहीं है, बस देखना है। जैसे नदी में बहते पानी को देखते हो या आकाश में उड़ते बादलों को देखते हो। उन्हें कोई नाम मत दो, उन पर कोई प्रतिक्रिया मत करो, बस उनके अस्तित्व को स्वीकार करो। आलोक ने यह अभ्यास शुरू किया। शुरू में यह बहुत मुश्किल था। जैसे ही वह आंखें बंद करके अपने विचारों को देखने की कोशिश करता, वे और तेजी से दौड़ने लगते। कभी उसे ऑफिस की मीटिंग याद आती, कभी मां की बीमारी, कभी बैंक का लोन। उसका मन कभी शांत नहीं होता था। वह आचार्य से कहता, गुरुदेव, यह तो और भी मुश्किल हो गया है। मैं देख भी नहीं पाता, वे तो बस मुझ पर हावी हो जाते हैं। आचार्य ने धैर्य से कहा,
यह स्वाभाविक है वत्स। कई वर्षों से तुम्हारा मन अनियंत्रित रहा है, अचानक से यह शांत नहीं होगा। कल्पना करो कि एक तालाब में कीचड़ वर्षों से नीचे बैठी है। जब तुम उसे हिलाते हो तो कीचड़ ऊपर आ जाती है। यह वही कीचड़ है जो तुम्हारे भीतर थी। बस देखते रहो, धैर्य रखो। जिस दिन तुम बिना प्रतिक्रिया के अपने विचारों को देखना सीख जाओगे, उस दिन उनकी शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। आलोक ने आचार्य के मार्गदर्शन में अभ्यास जारी रखा। धीरे धीरे उसे विचारों के बीच कुछ क्षणों का अंतराल महसूस होने लगा। उसे समझ में आने लगा कि वह अपने विचार नहीं है, वह उन विचारों का दृष्टा है। यह एक बड़ी खोज थी। इस साक्षी भाव से उसे थोड़ी राहत मिली। आचार्य ने आलोक को श्वास पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास सिखाया। श्वास हमारे मन और शरीर के बीच की कड़ी है, आचार्य ने समझाया। जब मन अशांत होता है तो श्वास तेज और उथली हो जाती है। जब मन शांत होता है तो श्वास गहरी और धीमी हो जाती है। यदि तुम अपनी श्वास को नियंत्रित कर सको तो तुम अपने मन को भी नियंत्रित कर सकते हो। आलोक को रोज सुबह और शाम 15 से 20 मिनट के लिए अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करने को कहा गया। उसे केवल अपनी आती जाती श्वास को महसूस करना था। जब मन भटकता तो उसे धीरे से वापस श्वास पर लाना था। यह अभ्यास प्रेक्षण से थोड़ा अलग था, क्योंकि इसमें एक सकारात्मक ध्यान बिंदु था। शुरुआत में आलोक को यह भी मुश्किल लगा। उसका मन बार बार भटकता, कभी संख्या गिनता, कभी पुरानी बातें याद करता, कभी भविष्य की योजनाएं बनाता। लेकिन इस बार उसने आचार्य की बात याद रखी, धैर्य रखो, वापस लाओ। हर बार जब उसका मन भटकता, वह उसे बिना किसी आत्मनिंदा के वापस श्वास पर ले आता। धीरे धीरे उसकी श्वास गहरी होने लगी और उसके मन में एक अजीब सी शांति छाने लगी। यह शांति क्षणिक होती, पर उसे आशा देती। एक दिन आलोक आचार्य के पास गया और निराशा से बोला, गुरुदेव, जब मैं ध्यान करता हूं तो मेरे मन में बहुत से नकारात्मक विचार आते हैं, क्रोध, भय, ईर्ष्या। मैं उनसे छुटकारा पाना चाहता हूं, पर वे और भी प्रबल हो जाते हैं। आचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम उनसे लड़ क्यों रहे हो? तुम उन्हें स्वीकार क्यों नहीं करते? मन के विचारों से लड़ने का मतलब है उन्हें और शक्ति देना। अनासक्ति का अर्थ है उनसे जुड़ना नहीं, चाहे वे नकारात्मक हों या सकारात्मक। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वे आकाश का हिस्सा होते हुए भी आकाश को दागदार नहीं करते। वैसे ही विचार तुम्हारे मन में आते जाते रहते हैं, वे तुम नहीं हो। स्वीकृति मन को शांत करने का पहला कदम है, आचार्य ने आगे कहा। जब तुम किसी विचार को स्वीकार करते हो तो तुम उसकी शक्ति छीन लेते हो। यह कहना कि ठीक है, यह विचार अभी मेरे मन में है, यह उसे निष्क्रिय कर देता है। फिर तुम अनासक्ति से उसे देख सकते हो और उसे जाने दे सकते हो। इस पाठ ने आलोक को एक नई दिशा दी। उसने अपने नकारात्मक विचारों से लड़ना बंद कर दिया। जब भी कोई नकारात्मक विचार आता, वह उसे देखता, अहम, क्रोध आया है, और फिर उसे जाने देता, जैसे वह एक मेहमान हो जो थोड़ी देर रुक कर चला जाएगा। हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही उसने विचारों को स्वीकारना शुरू किया, उनकी तीव्रता कम होने लगी। वे अब उसे उतना परेशान नहीं करते थे। आचार्य ने आलोक को बताया कि मन सिर्फ विचारों का डंपिंग ग्राउंड नहीं है, बल्कि एक उपजाऊ जमीन भी है। तुम इसमें जो बोओगे वही काटोगे, उन्होंने कहा। यदि तुम नकारात्मक बीज बोते रहोगे तो तुम्हें नकारात्मकता ही मिलेगी। यदि तुम सकारात्मक बीज बोओगे तो तुम्हें शांति और आनंद मिलेगा। आचार्य ने आलोक को रोज कुछ समय सकारात्मक प्रतिज्ञान और कृतज्ञता के अभ्यास में लगाने को कहा। हर सुबह उठकर और रात को सोने से पहले उन 10 चीजों के बारे में सोचो। आभारी हो, आचार्य ने निर्देश दिया, और कुछ सकारात्मक वाक्य दोहराओ, जैसे मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं। शुरू में आलोक को यह थोड़ा अजीब लगा। उसे लगा जैसे वह खुद को धोखा दे रहा है, पर उसने अभ्यास जारी रखा। धीरे धीरे उसके भीतर एक बदलाव आने लगा। कृतज्ञता के अभ्यास से उसे एहसास हुआ कि उसके जीवन में बहुत कुछ ऐसा था जिसके लिए वह पहले कभी आभारी नहीं हुआ था। उसका स्वास्थ्य, उसका परिवार, उसका काम, यहां तक कि सुबह की धूप भी। सकारात्मक प्रतिज्ञानों ने उसके अवचेतन मन में नए विचार बीजने शुरू कर दिए। उसकी सोच का पैटर्न धीरे धीरे बदलने लगा। एक दिन आचार्य ने आलोक से पूछा, आलोक, तुम कहाँ रहते हो? आलोक ने झिझकते हुए कहा, मैं तो दिल्ली में रहता हूं गुरुदेव। नहीं, मैं तुम्हारे मन की बात कर रहा हूं, आचार्य ने समझाया।
तुम्हारा मन कहाँ रहता है? क्या वह अक्सर अतीत के पछतावे में उलझा होता है या भविष्य की चिंताओं में खोया रहता है? वह वर्तमान में कितनी देर तक रहता है? आलोक को आचार्य की बात समझ में आ गई। उसका मन वास्तव में बहुत कम वर्तमान में रहता था। आचार्य ने कहा, आनंद केवल वर्तमान में ही है। अतीत जा चुका है और भविष्य अज्ञात है। केवल अभी ही वह पल है जहां तुम कुछ कर सकते हो, जहां तुम जीवन का अनुभव कर सकते हो। अपने मन को बार बार वर्तमान में वापस लाओ। जब तुम खाना खाओ तो खाने के स्वाद, गंध और बनावट पर पूरा ध्यान दो। जब चलो तो अपने कदमों और हवा के स्पर्श को महसूस करो। जब बात करो तो पूरी तरह से उपस्थित रहो। यह अभ्यास आलोक के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। उसने अपने हर कार्य को सचेत रूप से करना शुरू किया। जब वह खाना खाता तो उसका पूरा ध्यान खाने पर होता। जब वह ऑफिस में काम करता, उसका ध्यान केवल उस कार्य पर होता। इस अभ्यास से उसकी एकाग्रता में अद्भुत सुधार आया। वह कम समय में अधिक प्रभावी ढंग से काम करने लगा। उसके रिश्तों में भी सुधार आया, क्योंकि अब वह अपने प्रियजनों के साथ पूरी तरह से उपस्थित रहने लगा था। जैसे जैसे आलोक ने इन अभ्यासों को जारी रखा, उसे अपनी यात्रा में कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। कभी कभी वह बहुत उत्साहित होता तो कभी कभी निराशा उसे घेर लेती। कभी कभी उसका मन फिर से पूरी तरह से अनियंत्रित हो जाता और वह खुद पर गुस्सा करता। आचार्य ने आलोक को समझाया, यह एक लंबी यात्रा है वत्स। मन को नियंत्रित करना एक जीवन भर का अभ्यास है। इसमें कभी पूर्णता नहीं आती, बस निरंतर प्रगति होती है। जब तुम गिरो तो खुद पर कठोर मत बनो। आत्म करुणा रखो। उठो, धूल झाड़ो और फिर से शुरू करो। धैर्य सबसे महत्वपूर्ण गुण है। आचार्य ने एक कहानी सुनाई। एक छोटा पौधा जब बीज से निकलता है तो उसे बढ़ने के लिए समय, पानी और धूप की आवश्यकता होती है। तुम उसे खींचकर बड़ा नहीं कर सकते। यदि तुम ऐसा करोगे तो वह टूट जाएगा। मन भी एक छोटा पौधा है। उसे बढ़ने और मजबूत होने के लिए धैर्य और निरंतर पोषण की आवश्यकता है। आलोक ने इस बात को गहराई से समझा। उसने खुद पर दबाव डालना बंद कर दिया और अपनी यात्रा को स्वीकार करना शुरू कर दिया। उसने समझा कि हर दिन एक नया अवसर है और हर क्षण एक नया सीखने का मौका। कुछ महीनों तक आचार्य विमल नंद के मार्गदर्शन में रहकर आलोक में एक अविश्वसनीय परिवर्तन आया। उसकी आंखों में अब पहले वाली अशांति नहीं थी, बल्कि एक गहरी शांति और आत्मविश्वास झलक रहा था। उसका शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करता था और उसका मन शांत और केंद्रित रहने लगा था। वह अब विचारों का दास नहीं, बल्कि उनका स्वामी था। आश्रम से लौटकर आलोक वापस अपने जीवन में लौटा। शहर का शोर और काम का दबाव पहले जैसा ही था, पर आलोक अब अलग था। उसकी प्रतिक्रियाएं बदल चुकी थीं। जहां पहले वह छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाता था, अब वह शांत और संयमित रहता। जहां पहले वह तनाव में बिखर जाता था, अब वह हर चुनौती का सामना धैर्य और स्पष्टता के साथ करता। एक दिन आलोक के ऑफिस में एक बड़ी परियोजना में अप्रत्याशित समस्या आ गई। सब जगह अफरा तफरी मच गई। सहकर्मी तनाव में थे और प्रबंधक गुस्से में। पूरा माहौल नकारात्मकता और घबराहट से भर गया। पहले का आलोक इस स्थिति में सबसे पहले पैनिक करता, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता और वह काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। लेकिन इस बार आलोक शांत रहा। उसने अपनी आंखें बंद की, आचार्य के सिखाए अनुसार अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अपने मन को वर्तमान क्षण में वापस खींचा। उसने देखा कि कैसे उसके आसपास भय और चिंता के विचार तैर रहे थे, पर उसने उनमें शामिल न होने का चुनाव किया। उसने उन विचारों को एक दर्शक की तरह देखा और उन्हें जाने दिया। फिर उसने गहरी सांस ली और समस्या के समाधान पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी स्पष्ट सोच और शांत प्रतिक्रिया ने सबको हैरान कर दिया। उसने न केवल समस्या को सुलझाने में मदद की, बल्कि उसने अपने आसपास के लोगों को भी शांत रहने के लिए प्रेरित किया। उस दिन आलोक को वास्तविक अर्थों में अपनी यात्रा की सफलता का एहसास हुआ। उसने समझ लिया था कि मन को नियंत्रित करने की कला केवल ध्यान या प्राणायाम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पल में सचेत और उपस्थित रहने की कला है। यह अपने विचारों और भावनाओं को समझने, उनसे अनासक्त रहने और अपने आंतरिक मार्गदर्शन पर भरोसा करने की कला है। आलोक की कहानी हमें सिखाती है कि मन को नियंत्रित करना एक गंतव्य नहीं, बल्कि एक निरंतर यात्रा है।
यह एक कला है जिसे प्रतिदिन अभ्यास और समर्पण के साथ निखारना पड़ता है। चाहे हम कितने भी कुशल हो जाएं, मन हमें कभी कभी भटकाने की कोशिश करेगा, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम जागरूक रहें, अपने अभ्यासों के प्रति निष्ठावान रहें और खुद पर विश्वास रखें। आलोक अब मानसिक शांति और स्पष्टता के साथ जीवन जीता है। वह अब जानता है कि सच्चा सुख बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि मन की आंतरिक स्थिति में निहित है। उसने पाया कि जब मन नियंत्रित होता है तो जीवन की हर चुनौती एक अवसर बन जाती है और हर पल एक आनंदोत्सव। मन को नियंत्रित करने की कला हमें यह सिखाती है कि हम अपने विचारों और भावनाओं के मालिक हैं, उनके गुलाम नहीं। यह हमें अपने भीतर की असीम शक्ति को पहचानने और उसका उपयोग अपने उच्चतम कल्याण के लिए करने का मार्ग दिखाती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी यात्रा बाहर की ओर नहीं, बल्कि भीतर की ओर होती है, और इस यात्रा का सबसे शक्तिशाली साधन हमारा अपना प्रशिक्षित मन है। यह प्रेरक कहानी हमें स्मरण कराती है कि यदि आलोक अपनी मानसिक अशांति से मुक्ति पा सकता है, तो हम भी पा सकते हैं। बस जरूरत है इच्छा शक्ति की, धैर्य की और मन को नियंत्रित करने की इस अद्भुत कला को सीखने और उसे अपने जीवन में उतारने की, क्योंकि एक शांत और नियंत्रित मन ही वास्तविक स्वतंत्रता और आनंद का मार्ग है। दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल आरडी मोटिव को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाली ऐसे ही और भी मोटिवेशनल कहानियां हम आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।